बेटा आंसर दोगे क्या? एसओपी के अंदर मैक्सिमम लिमिट कितना है? नहीं, मैक्सिमम अमाउंट इंटरेस्ट में लिमिट कितना है? 2 लाख या तो 30,000। सो पहले तो ये याद रखना, एलओपी में देर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट। बेटा एलओपी मतलब लेट आउट। आपने अगर घर भाड़े पे दिया है तो आपको रेंट 1 लाख मिलेगा तो गवर्नमेंट 1 लाख पे टैक्स लेगा। 100 लाख मिलेगा तो आप पे 100 लाख पे टैक्स लेगा। 100 करोड़ मिलेगा तो 100। तो जब गवर्नमेंट टैक्स अनलिमिटेड लेता है तो डिडक्शन भी अनलिमिटेड देना पड़ेगा। क्या बोला? टैक्स इज अनलिमिटेड तो डिडक्शन विल बी अनलिमिटेड। तो एलओपी में देर इज नो लिमिट। इंटरेस्ट 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख जितना है सब माइनस करो, बिकॉज आप टैक्स भरने वाले हो। बोलो यस और नो यार। बट अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, कौन सी है? तो गवर्नमेंट बोलता है इधर अनलिमिटेड डिडक्शन दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो हमने कुछ कंडीशंस बनाई हुई है। अगर आप कंडीशन सैटिस्फाई कर रहे हो, बराबर है, तो आपका लिमिट है मैक्सिमम 2 लाख रुपीस। और अगर आप कंडीशन सैटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो आपका लिमिट है मैक्सिमम 30,000 रुपीज। कोई सुन रहा है क्या? सो गवर्नमेंट बोलता है नीरज 2 लाख हम लोग तभी देंगे जब लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। तो बेटा ये जो लिमिट है पहले 30,000 का था सिर्फ, 99 में गवर्नमेंट ने लिमिट रिवाइज करके 2 लाख किया। तो आज भी अगर किसी ने लोन 99 से पहले लिया है, कभी लिया है? तो सर इतना पुराना समय आएगा क्या? बेटा होम लोन 30-30 साल का होता है। कितना? तो जिसने 2099 में लोन लिया था उसका लोन 2029 तक चलता है। कोई सुन रहा है क्या? तो इसके लिए आज भी वो ईयर रेलेवेंट है। क्या आज भी ईयर वो रेलेवेंट है? बराबर है। सो लोन 99 के पहले लिया तो 30,000, बाद में लिया तो 2 लाख। लोन मस्ट बी टेकन फॉर क्यों लोन लेना चाहिए? परचेज और कंस्ट्रक्शन। लोन मस्ट बी टेकन फॉर क्या बोला? सो बेटा बहुत होता है इंडिया में कि आप है ना लोन लेके फर्नीचर बनाते हो। टॉप अप लोन लेके लोग फर्नीचर वो सब बनाते हैं। तो रिपेयर रेनोवेशन के लिए लोन लिया है तो मैक्स 30,000 है। मैक्स कितना है? 30,000। सो लोन अगर परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, लोन 99 के बाद लिया है, और जिस दिन लोन लिया है, कोई सुन रहा है क्या? वो ईयर अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो जो ईयर में लोन लिया है वो ईयर के एंड से 5 साल में घर बन के रेडी हो जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड कितना? विद इन 5 ईयर्स। बट 5 ईयर्स काउंट कहां से करना है? ना 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन इज टेकन। एंड ऑफ द ईयर इन विच क्या बोला है? लोन इज टेकन। इतना पॉइंट क्लियर है? रिपीट करोगे। 3 कंडीशन क्या है? लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/99। 99 के पहले लिया है तो 30,000। लोन मस्ट बी टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन। एंड बेटा एंड मतलब एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो 30 पे जाएगा। तो अगर रिपेयर रेनोवेशन है तो 30,000। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 साल के अंदर हो गया तो 2 लाख, नहीं हुआ तो 30,000। 5 साल काउंट करना है। अगर लोन जुलाई 20 में लिया तो जुलाई 20 से 5 साल नहीं है, वो ईयर खत्म होने के बाद से 5 साल, मतलब मार्च 21 के बाद। कि अभी मार्च 21 के बाद लिखो ना, रेड पेन से नोट लिखना। लिमिट फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। लिमिट फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। हाँ दोनों नहीं, बस इतना लिखो, लिमिट फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। हाँ वहां से 2 एरो। फर्स्ट एरो पे इफ लोन इज टेकन फॉर रेड पेन से लेट आउट प्रॉपर्टी। इफ लोन इज टेकन फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी, नो डिडक्शन, नो लिमिट। सेकेंड एरो पे इफ लोन इज टेकन फॉर
क्या रेड पेन से सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, फिर ये कॉपी करना। हाँ, 2 एरो बनाओ। कंडीशन सेटिस्फाइड 2 लाख, नॉट सेटिस्फाइड 30,000। कॉपी किया। थर्ड कंडीशन, 1 जुलाई 20 में लोन लिया तूने, तो जुलाई 20 मतलब 2021 को भूल जा। सो अप्रैल 21 से 5 साल में तेरा घर बन के रेडी हो जाना चाहिए। जो ईयर में लोन लिया वो ईयर के एंड से, तो 31 मार्च 21 के बाद से 5 साल में घर बन के रेडी हो जाना चाहिए। हो गया तो 2 लाख का लिमिट है, नहीं हुआ तो 30,000 का लिमिट है। कोई कॉपी कर रहा है? चलो आंसर बोलो ना बेटा। अनरियलाइज रेंट का मतलब बोलो। बैक डेट सिंपल। अच्छा, एक भाड़े पे था आदमी मेरा 22-23 में, उसने भाड़ा भरा नहीं और भाग गया छोड़ के, बराबर है, मतलब बैक डेट्स हो गया। और मैंने वो बैक डेट्स 50,000 का क्लेम भी किया। कितना? 50,000 का क्लेम भी किया। अब वो बंदा 23-24 में मेरे पास आया, बोला सर पिछले बार कुछ बिजनेस में लॉस हो गया था तो मैं आपका रेंट नहीं भर पाया, तो अब मैं आपको रेंट भर रहा हूँ। कोई सुन रहा है क्या? तो वो टाइम पे बेटा मैंने डिडक्शन लेके टैक्स कम भरा होगा 50,000 पे। तो अब जब पैसा मिल रहा है तो अब टैक्स भरना पड़ेगा नहीं भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा ना, पूरा अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ेगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उससे लोन रिकवर करने के लिए मैंने सब प्रोसीजर किए होंगे, लॉयर को हायर किया होगा, केस किया होगा। अरे पॉसिबल नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। तो मैंने बोला सर वो जो 50,000 आज मिला है,
सर उसके लिए खर्चे भी तो हुए, तो गवर्नमेंट बोलता है खर्चा एक ही अलाउड है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। कितना? सो अगर अनरियलाइज रेंट रियलाइज हो रहा है, मतलब पहले बैड डेट्स था और आज अपने को पैसा मिल रहा है, तो जब पैसा आएगा तब टैक्स भरना है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही, बट 30% डिडक्शन माइनस करने के बाद। किसके बाद? 30% डिडक्शन माइनस करने के बाद। तो 50,000 रिकवर हुआ तो 35,000 रुपए टैक्स आएगा। कितने पे आएगा? 35,000। सुन रहे हो कि नहीं पता नहीं? अच्छा, मैंने क्या किया, अभी ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मैंने क्या किया, रेंट अग्रीमेंट साइन किया 1 लाख रुपए का, और मैं यूएस में रहता हूं, और अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हर साल रेंट 10% बढ़ेगा। तो पहले साल में रेंट अपने को 12 लाख मिला 1-1 लाख के हिसाब से, दूसरे साल में अपने को रेंट 12 लाख रुपया मिला 1-1 लाख के हिसाब से, तीसरे साल में जब आया ना तो मैंने बोला यार रेंट तो 10% बढ़ना चाहिए था, मैं यूएस में था, मेरा ध्यान नहीं था, कोई सुन रहा है क्या? तो जब रेंट 10,000, मतलब सेकेंड ईयर में रेंट 110 ना, हर महीने 10% बढ़ना चाहिए, बोलो यार। तो मैंने अपने उसको टेनेंट को फोन किया, मैंने बोला भाई अपने एग्रीमेंट में लिखा है कि 10% का रेंट बढ़ना है, बट तूने तो सेकेंड ईयर में 12 लाख ही पे किया, कोई सुन रहा है क्या? तो डिफरेंस का पे कर। तो वो बोलता है नहीं सर, अग्रीमेंट में लिखा है कि रेंट 10% बढ़ेगा हर साल, बट कभी से बढ़ेगा वो नहीं लिखा है। तो मुझे लगा थर्ड ईयर से बढ़ेगा। अरे कोई सुन रहा है क्या? अब मेरे को बोलो यार कभी से बढ़ेगा? सेकेंड ईयर से ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बट वो मान नहीं रहा है। अब वो मैटर कोर्ट में चला गया, कोई सुन रहा है क्या? अब जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक अपने को मालूम है क्या वो 1/20 देगा नहीं देगा? डिफरेंस का नहीं मालूम है ना। तो अब कोर्ट ने ऑर्डर दिया 24-25 में, तब अपने को 1,20,000 मिला, तो मिलता है, उसको बोलते हैं अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स का मतलब है अरियर्स का मतलब है डिस्प्यूटेड। आउटस्टैंडिंग रेंट तो आप कभी भी इनकम में टैक्सेबल बना सकते हो। अरियर्स मतलब आपको मालूम नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई सुन रहा है? इट इज डिस्प्यूटेड। तो जिस साल में मिलेगा वो साल में टैक्स भरना, अक्रूवल बेसिस पे टैक्स मत भरना। सो अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज्ड, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल? टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। अरियर्स इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। दोनों में 30% माइनस कर सकते हो, बिकॉज आपने खर्चे किए होंगे। कोई सुन रहा है क्या? सो नॉर्मली रेंट जो साल का है वो साल में टैक्सेबल होता है, बट दो रेंट ऐसे, कौन से वाले? अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज्ड और अरियर्स ऑफ रेंट रियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब बैड डेट्स अभी मिल रहा है, अरियर्स मतलब डिस्प्यूटेड अभी मिल रहा है। तो जो साल में मिलेगा वो साल में टैक्स भरो 30% माइनस करने के बाद। किसके बाद? 30% माइनस करने के बाद। इतना पॉइंट समझेगा? बोलो यार। श्योर, लिखो ना। अच्छा दूसरा, 1 मिनट रुको। म्युनिसिपल टैक्स मस्ट बी पेड एंड पेड बाय द ओनर। बेटा इंटरेस्ट में मैंने पढ़ा है क्या पेड होना चाहिए? लिखा है अपन ने कहीं पे भी नहीं। तो बेटा इंटरेस्ट में पेमेंट जरूरी नहीं है। करंट ईयर का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो भी आप करंट ईयर में माइनस कर सकते हो। तो इंटरेस्ट पेड भी चलेगा, आउटस्टैंडिंग भी चलेगा। म्युनिसिपल टैक्स हैज टू बी, तो 23-24 का या 24-25 का, सॉरी 24-25 का म्युनिसिपल टैक्स मैंने नहीं भरा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट 24-25 का इंटरेस्ट नहीं भरा तो डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट जो साल का है वो साल में डिडक्टेबल है। क्या जो साल का है वो साल में डिडक्टेबल है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, मैंने बैंक को लोन नहीं भरा, तो लोन बैंक को नहीं भरा तो उसने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो वो माइनस नहीं होएगा। अरे यार सुन रहे हो क्या? क्या माइनस नहीं होएगा? इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट माइनस होने वाला नहीं है। अरे बोलो यस और नो यार। श्योर। एंड लास्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन। मैंने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया 50 का, और उन लोगों ने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। मेरे को एचडीएफसी बैंक का फोन आया, बोलता है कि सर क्या 12% इंटरेस्ट भर रहे हो, हम लोग 9% पे ऑफर देते हैं। तो मैंने एचडीएफसी बैंक में लोन स्विच कर लिया। तो एचडीएफसी बैंक अपना लोन नया चालू करेगा और आईसीआईसीआई को पैसा रीपे कर देगा। कोई सुन रहा है क्या? नहीं समझा। ओरिजिनल लोन किसके पास था? आईसीआईसीआई। मैंने अभी किससे लिया? एचडीएफसी। तो एचडीएफसी वाला बैंक का पेमेंट जो है आईसीआईसीआई को देके वो लोन बंद हो गया और अभी नया लोन चालू हो गया। तो नए लोन का इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो भी तो होम लोन ही है ना, आपने सिर्फ स्विच किया है। क्या किया? स्विच। तो लोन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन माइनस होएगा। क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रीपे द माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट माइनस होने वाला नहीं। नीचे पहले इंटरेस्ट के बाद ही लिख दो, स्टार बना के लिखो, स्टार बना के लिखना। एप्लीकेबल फॉर बोथ एसओपी एंड एलओपी।
applicable for both SOP and LOP. Applicable for both SOP and LOP. उसमें लिखो if loan is taken to repay the original loan, then interest on such loan will also be allowed as deduction. Note number 2. Interest on borrowed capital is allowed. रेड पेन से whether paid or outstanding. एंड लास्ट पॉइंट नोट नंबर 3 या जो भी स्टार बना के लिखो इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट ऑन क्या लिखा है अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन देखा फिर एक लाइन छोड़ के नया रोमन नंबर देना कितना साइड बाकी है ना तुम्हारे पास कितना बाकी है हाँ 10 लाइन में आ जाएगा रेड पेन से नया रोमन नंबर दो ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज्ड एंड arrears of rent realized बोलो क्या ट्रीटमेंट है लिखो नेक्स्ट लाइन पे टैक्सेबल इन द ईयर in which it is रेड पेन से received लिखा रेड पेन से लिखना आगे नॉर्मल पेन से लिखो आफ्टर अलाउिंग रेड पेन से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखा है पीछे क्वेश्चंस जहाँ पे लिख रहे थे वहां पे जाके लिखना determine the taxable income for Mr. A. Determine the taxable income for Mr. A for the year 24-25. If he has claimed deduction for unrealized rent in 22-23 of rupees 80,000 and he recovered and officer allowed 60,000 as deduction
ड्यूरिंग द करंट ईयर 23-24, during the current year 23-24, he has received the following amounts. Point number A, rupees 10,000. Point number B, rupees 20,000. Point number C, rupees 50,000. 50. सुन रहे हो क्या? मजा आ जाएगा अगर सुन रहे हो तो। बेटा डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर, कोई बोलेगा जब मेरे को बैड डेट्स हुआ था मैंने कितने का डिडक्शन मांगा था ऑफिसर से? 80,000 का। अरे यार कोई सुन रहा है क्या? ऑफिसर ने अलाउड कितना किया था? 60,000। तो मैं बोल रहा हूं ऑफिसर मैंने वो जमाने में आपसे 80,000 रुपए का डिडक्शन मांगा था। सुनना प्लीज, आपने 60,000 रुपए अलाउ किया था। कोई सुन रहा है क्या? छोड़ दो उसको, छोड़ दो। कितने का डिडक्शन मांगा था? ऑफिसर ने 80,000 पूरा अलाउ किया। सिचुएशन बदल रहा हूं, कितना अलाउ किया? मतलब वो जमाने में मैंने 1 रुपए पे भी टैक्स नहीं भरा था। क्या वाला? 1 रुपए पे भी टैक्स नहीं भरा था। अब बेटा वो जो भाड़े वाला है जिसने मेरे को 80,000 का बैड डेट्स किया था उसने आके मुझे बोला कि सर ये लो आपके 80,000 रुपए वापस। कोई सुन रहा है क्या? तो मैं बोल सकता हूं अभी रिकवरी कितना हुआ? तो मैंने पहले 80,000 पे टैक्स नहीं भरा था, अभी मैं 80,000 पे टैक्स भरूंगा। अरे बोलो यार ये सो नो। पूरे पे टैक्स भरू या 30% माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 24,000 रुपया आएगा और बैलेंस जो बचेगा वो टैक्सेबल हो गया 56,000। कितने लोगों को ये नहीं समझा? फॉरगेट अबाउट सम, टैक्सेबल इतना हो गया। कितने रुपए का बैड डेट्स हुआ था बोलो प्लीज? बोलते नहीं है यार। कितना रुपया ऑफिसर ने अलाउ किया था? नहीं सम छोड़ दो। कितना अलाउ किया था? 80,000। तो पूरा अलाउ किया मतलब पहले टैक्स भरा ही नहीं था। अब जब 80,000 रुपया आ रहा है तो अब मेरे को पूरे पे टैक्स भरना पड़ेगा 30% माइनस करके। और एक बार कितना अलाउ किया था? ऑफिसर ने वो टाइम पे बोला कि नहीं भाई, मैंने बोला कि सर 80,000 का बैड डेट्स हो गया। ऑफिसर बोलता है नहीं, हम लोग को लगता है कि बैड डेट्स नहीं हुआ था, तूने कैश में पैसा लिया और हम लोग को बैड डेट्स बता रहे। सुन रहे हो क्या? तो उस बंदे ने वो टाइम पे मेरे को डिडक्शन अलाउ ही नहीं किया। मतलब वो जमाने में मैं 80,000 रुपए पे ज्यादा टैक्स भर चुका हूं पहले। अब ये टेनेंट मुझे आके 80,000 रुपया वापस से दे रहा है, तो जब अभी मुझे पैसा मिला तो वापस से टैक्स भरूं क्या? नहीं ना। अरे मैं पहले 80,000 पे ज्यादा भर चुका हूं, तो अभी जब कोई एक्सेस रिकवरी हुआ ही नहीं है तो अभी मैं टैक्स भरने वाला नहीं हूं। कितने लोगों को नहीं समझा? हाँ, बिकॉज तूने रिकवरी के लिए भी तो खर्चा किया होगा, तो उसका डिडक्शन भी स्टैंडर्ड में जाएगा। से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जब पहले भी अगर लॉस नहीं होता तो पहले जीएवी ज्यादा आता तो 30% ज्यादा मिलता, पहले कम था तो कम मिला, तो अभी बैलेंस मिल गया। एक बार और, कितने का बैड डेट्स हुआ है? 80,000। बेटा ऑफिसर ने अलाउ किया है 60,000 अपने क्वेश्चन में। अरे बराबर है। मतलब मैं पहले 20,000 रुपए ज्यादा पे टैक्स भर चुका हूं, अब मेरे को टेनेंट आके 10,000 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है? 10,000। अरे बट मैंने तो पहले ही 20,000 पे ज्यादा टैक्स भरा ना, तो अब मैं पागल थोड़ी ना वापस से टैक्स भरूंगा। नहीं समझा? प्लीज ये फर्स्ट 2 सिचुएशन नहीं समझा तो थर्ड नहीं समझेगा। फर्स्ट 2 में कोई डाउट? कितने का बैड डेट्स है फर्स्ट में? अलाउ कितना था? मतलब पहले मैंने पूरा माइनस कर लिया, तो अब जब पैसा मिलेगा तो मेरे को टैक्स भी भरना पड़ेगा। सेकेंड में पहले कितने का बैड डेट्स था? 80, बट अलाउ कितना था? 0। तो पहले मैंने टैक्स भरा ही नहीं, तो अब मिलेगा तो भरना पड़ेगा। या पहले टैक्स पूरे पे भर दिया तो अब भरना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पूरे पे टैक्स नहीं भरा तो अब भरो, यहाँ पे पूरे पे भर दिया तो अब मत भरो। इतना पॉइंट समझा है? अपने क्वेश्चन में कितने का बैड डेट्स है? 80 का। ऑफिसर ने अलाउ कितना किया? मतलब जब बैड डेट्स हुआ ऑफिसर ने पूरा अलाउ किया या सिर्फ 60? मतलब मेरे को 20,000 एडिशनल टैक्स आया ना। अब जब मुझे 10,000 मिलेगा तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि सर आपने पहले 20,000 ज्यादा पे टैक्स लिया, ये 10,000 उसका पैसा है,
तो जब मैं पहले 20 पे टैक्स भर चुका हूं तो अभी टैक्स नहीं भरूंगा। 2 मिनट का पेशेंस रखना, वापस से रिपीट करो तो अपने आप आंसर आ जाएगा। कितने का बैड डेट्स हुआ है, कितना अलाउ किया है, तो मैं पहले से 20,000 ज्यादा पे टैक्स भर चुका हूं। सेकेंड सिचुएशन में कितना रिकवरी हो रहा है, तो मैं जितना रिकवरी हो रहा है उतने पे तो पहले ही ज्यादा टैक्स भर दिया, तो मैं बार बार टैक्स क्यों भरूं यार। नहीं समझा। और एक बार इसके बाद डाउट पूछना, कितने का बैड डेट्स है, कितना अलाउड किया था, तो मैंने पहले 20 पे टैक्स ज्यादा भरा है, अब कितना रिकवर हो रहा है, तो मैंने पहले 20,000 पे ज्यादा टैक्स भरा था, अभी 50 मिल रहा है, तो अभी 30,000 एक्स्ट्रा मिला ना यार। तो 30,000 मिला तो मैं टैक्स भरूंगा, बट सर ये 50,000 लेने में मैंने लॉयर वॉयर को पैसा दिया होगा, तो उसका 30% डिडक्शन अलाउड है, बैलेंस जो बचेगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा। अब जो डाउट है पूछो प्लीज। कितने का बैड डेट्स था, लास्ट 3 सिचुएशन की बात करो प्लीज। कितने का बैड डेट्स था, 80,000। अलाउड कितना था, 60। तो मैं पहले से 20,000 पे ज्यादा टैक्स भरा है, तो मैंने 20 पे ऑलरेडी टैक्स भर दिया, तो अभी 10,000 जब रिकवर हुआ मैं टैक्स नहीं भरूंगा बिकॉज ऑलरेडी पेड है यार। अब जब 20 मिला तो भी टैक्स नहीं भरूंगा बिकॉज ऑलरेडी पेड है। और अगर 50 मिला तो पहले से 20 पे भरा था, तो डिफरेंस 30 पे अभी भरना पड़ेगा। बोलो प्लीज, डाउट है तो पूछो, नहीं है तो कॉपी करना। पहले जो 2 सिचुएशन है वो एक्स्ट्रा मैंने करा है समझाने के लिए, एक्स्ट्रा। कॉपी करो। क्या क्या क्या, हाँ हाँ, करंट ईयर 20, जो ईयर में पैसा मिला वो ईयर में 30,000 पे टैक्स आएगा, जो ईयर में पैसा मिला वो ईयर। समझाए कि नहीं यार।
क्या 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 ये इसका तो बोल रहा है ट्रीटमेंट क्या होएगा ऐसा? हाँ हाँ हाँ, ये इसका बोल रहा है तो नहीं, उसके बाद ऐड होएगा। तो पूरा सम नॉर्मल की तरह खत्म करो करंट ईयर का, और फिर पास्ट ईयर को ऐड करना है। तो जो ये जो अपना 21,000 पे टैक्स आ रहा है, वो तुझे लास्ट में ऐड करना है करंट ईयर के बाद। कोई कॉपी कर रहा है? आंसर बोलोगे? अगर प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्री में है तो उसका क्या करूं मैं? अगर मेरे पास यूएस में एक प्रॉपर्टी है जो मैंने भाड़े पे दिया है, तो उसका ट्रीटमेंट बोलो क्या होएगा? इंडिया में टैक्स आएगा या नहीं आएगा? अगर रेंट चलता नहीं है यार, रेंट रिसीव्ड इन इंडिया है, तो मैं बोल सकता हूं फॉरेन कंट्री में एसेट है, बट अगर रेंट इंडिया में रिसीव हुआ तो तीनों को टैक्स आएगा, येस और नो? अच्छा, फॉरेन कंट्री में एसेट है और रेंट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है तो ओनली ओआर को आएगा, बाकी को आने वाला नहीं है। जब भी आप फॉरेन कंट्री के इनकम पे इंडिया में टैक्स भरोगे तो उसमें भी सारे डिडक्शन आपको मिलेंगे। तो फॉरेन कंट्री में म्युनिसिपल टैक्स भरा माइनस होएगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होएगा, लोन है तो लोन भी माइनस होएगा, ट्रीटमेंट विल बी सेम। कोई सुन रहा है क्या? लिखो ना, लास्ट पॉइंट है हाउस प्रॉपर्टी का, और एक छोटा सा पॉइंट है बट ठीक है, रेड पेन से रोमन नंबर उधर नहीं आएगा तो सम के बात करो चलेगा, जहां पे साइड छोड़ा था उधर आएगा। इधर पीछे बता, उसके पीछे एक साइड बाकी है ना, जिसका साइड बाकी है आधा भी तो चलेगा, नहीं बाकी है तो पीछे लिखो, इतना सा लिखना बस, तो किधर भी लिखो चलेगा। हेडिंग देना रेड पेन से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी located in foreign country, income from house property located in foreign country लिखा है, then copy this। इसके नीचे लिख दो ना, इफ रेंट फ्रॉम फॉरेन प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन इंडिया, इफ रेंट फ्रॉम फॉरेन प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन इंडिया, is taxable in India, then expenses of such property will also be allowed as deduction, लिखा, that's it for the, will also be allowed as deduction, that's it for the